नमस्कार मेरे सभी लिसनर्स को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप इस बारिशों के मौसम का लुत्फ बहुत ही अच्छे से उठा रहे होंगे। तो चलिए, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पे हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाल के हमें सुनने के लिए शुक्रिया। तो आप सभी का स्वागत है दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। हर शनिवार को हम आपके लिए ले आते हैं अद्भुत, अनसुनी और अनकही नारियों की कहानी। और बता दूं, आज की कहानी भी कुछ खास है, क्योंकि आज की कहानी की हमारी नायिका है एक कवयित्री। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दे, इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए हम आप तक उन सभी महिलाओं की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम कुछ इस तरह लिख दिया कि समय भी उसे मिटा नहीं सका, लेकिन दिलों में कहीं ये नाम छुप से गए हैं और इन्हीं नामों को आपकी यादों में, आपके दिलों में लाने तक का सफर हम आपको कराएंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कवि, एक ऐसी लेखिका की जो सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में अंग्रेजी और फ्रेंच के साहित्य में एक ऐसा नाम कमा गई है कि जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वो कहते हैं ना कि जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है, और इसी बात को सच कर दिखाया टोरू दत्त ने। टोरू दत्त, इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को बंगाल के एक समृद्ध और पढ़े लिखे परिवार में। उनके पिता गोविंद चंद्र दत्त एक लेखक थे और माँ भी कला और साहित्य से जुड़ी हुई थी। बचपन से ही टोरू ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब ज़्यादातर लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पाती थी, तो टोरू ने 6 साल की उम्र में ही इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं पर अपनी पकड़ बना ली थी। और सिर्फ देश में ही नहीं, उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड और फ्रांस तक का सफ़र किया। 1800 के दौरान एक भारतीय लड़की के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। टोरू दत्त ने अपने जीवन में ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जितना बिताया, कलम उस दौरान उनकी सच्ची साथी बनी। उनकी पहली किताब थी अ शिप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, जिसमें उन्होंने फ्रेंच कवि और उनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया। और सोचिए, इतना खूबसूरत अनुवाद कि विलियम टेलर जैसे बड़े लोगों ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, एक ऐसी पुस्तक जिसमें भारत की कहानियों, परंपराओं और इतिहास को उन्होंने अंग्रेजी में कविता के रूप में रूपांतरित किया। उन्होंने उस किताब में सीता के दर्द को व्यक्त किया, सावित्री के साहस को व्यक्त किया। टोरू भले ही विदेश में रहती थी, लेकिन दिल सच्चा भारतीय था। टोरू के लेख में एक विशेष बात थी, वो थी देश के प्रति बेहद प्रेम। टोरू दत्त की कहानी सिर्फ सफलताओं की ही नहीं है, बल्कि एक गहरे दर्द की भी है। कुछ दर्द उनके जीवन में भी छिपे थे। उनके भाई अब्जू का देहांत उनके बचपन में ही हो गया, फिर बड़ी बहन आरू, और कुछ समय बाद माँ भी चल बसी। इस दुख से टोरू अंदर से टूट गई, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। आखिरकार ट्यूबरकुलोसिस नाम की भयानक बीमारी ने टोरू दत्त की भी जिंदगी महज 21 साल में ही छीन ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, टोरू दत्त इतनी कम उम्र में भी भारत की पहली अंग्रेजी महिला कवि के रूप में पहचानी जाती है। इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। वो हम कहते हैं ना कि अगर दो चीज़ों को मिलवाना है तो बीच में एक पुल रहना ज़रूरी है। तो टोरू दत्त भी एक पुल थी दो संस्कृतियों के बीच। एक भारतीय होने के बावजूद उन्होंने फ्रेंच और इंग्लैंड जैसे देशों के साहित्यकार को प्रभावित किया। उनकी लिखी एक लाइन है, माई थॉट्स
cold converse with the dead, an epic old eye move. यानी उनका मन हमेशा उन कहानियों, उन इतिहास के बीच घूमता था जहाँ वीर, प्रेम, बलिदान और संस्कृति का मेल होता था। आज भी तोरूदत्त उन चुनी हुई आवाज़ों में से एक है जिनकी लेखनी ने ये दिखाया कि ना उम्र ना जाति, कला सिर्फ जज्बा मांगता है। दोस्तों, कभी कभी लगता है ना कि एक ज़िंदगी कुछ करने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन तोरूदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर आग है तो एक पल भी एक इतिहास बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ आपको आज की वंडरस नारी तोरूदत्त की कहानी बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Spotify और YouTube दोनों पर सुन सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं, और इस तरह की अनसुनी, अनकही, अद्भुत भारतीय नारियों की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ ज़रूर बनी रहिए। तो चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अद्भुत नारी के कहानी के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी को लंबाई से नहीं तो गहराई से मापिए और उसे गहराई से जिए। धन्यवाद।